दोस्तों, मुगलिया सल्तनत के वजीर और अवध के दूसरे नवाब सफदरजंग का मकबरा दिल्ली में मौजूद है। तो आज हम जाने वाले हैं उसी मकबरे पर और मैं दिखाऊंगा कि उस मकबरे में क्या क्या ख़ास चीज़ें मौजूद हैं और नवाब सफदरजंग से मुताल्लिक़ ज़रूरी बातें भी आपको बताऊंगा। इस टाइम में आ गया हूँ शाहीन बाग। थोड़ी भूख लग रही थी तो मैंने सोचा ये थोड़ा सा कुछ खा पी लूँ। मैंने बर्गर का ऑर्डर दिया था इन्होंने। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लोग बने रहें और बहुत मज़ा आएगा। मेरे पीछे जो रास्ता देख रहे हैं आप, ये रास्ता बदरपुर, फरीदाबाद और मथुरा और आगरा की तरफ जाता है। और इसके अपोजिट में अगर दिखाऊं तो इस पर आप सीधा जाएंगे तो आप निज़ामुद्दीन पहुंच सकते हैं और लोधी गार्डन, लोधी रोड और सफदरजंग के टूम पर पहुंच सकते हैं। दोस्तों, मैं सफदरजंग के मकबरे पर आ चुका हूं। इस वक्त मेरे बैकग्राउंड में आप मकबरे का गेट देख रहे हैं और इसके बाद हम अंदर चलेंगे और देखेंगे कि क्या क्या है यहाँ पर। दोस्तों, अब्दुल मंसूर मिर्ज़ा मोहम्मद मुकीम अली ख़ान उर्फ सफदरजंग अवध के दूसरे सूबेदार नवाब थे और 1739 से 1754 तक अवध का निज़ाम चलाते रहे। वे अवध के पहले नवाब बुरहानुल मुल्क सआदत खान के भांजे होने के साथ साथ उनके दामाद भी थे। अब्दुल मंसूर मोहम्मद मुकीम को मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह के दौर में सफदरजंग के खिताब से नवाजा गया। बाद में अहमद शाह के दौर में उन्हें वज़ीर भी मुंतखब किया गया। और फ्री वाटर सर्विस है, ये वर्किंग कंडीशन में है और इसे देख करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। दोस्तों, ये सफदरजंग के मकबरे के बाउंड्री से लगी हुई मस्जिद है। तो इस वक्त तो एंट्री इसका बंद है और जहाँ से भी हमने जाने की कोशिश की हर जगह ताला लगा हुआ मिला हमें। दोस्तों, मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने एक बेबी केयर रूम भी छोटा सा बना रखा है और यहाँ पर कोई मेड या कोई और सर्विस तो नहीं है, पर यहाँ छोटे बच्चे को आप फीडिंग करा सकते हैं। ओपन में फीडिंग कराना अलाउड नहीं है, तो इसलिए इन्होंने एक कमरा छोटा सा दे रखा है। दोस्तों, इस मकबरे के अहाते में नवाब साहब के ख़ानदान के लोगों के ठहरने के लिए 3 अपार्टमेंट्स भी बनाए गए हैं। मकबरे के उत्तर जानिब आपको पहला अपार्टमेंट मिलेगा जिसको मोती महल के नाम से जाना जाता है। ये अपार्टमेंट्स मोस्टली बंद रहते हैं और इन्हें आप सिर्फ बाहर से देख सकते हैं। सफदरजंग एक मुअस्सर यानी इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटर थे। वो न केवल अवध को अच्छी तरह से कंट्रोल करने में कामयाब रहे, बल्कि उस दौर के कमज़ोर मुगलिया सल्तनत के निज़ाम को भी चलाने में अपना अहम किरदार अदा किया। उन्हें जल्द ही कश्मीर का गवर्नर भी बना दिया गया। बाहर का जितना ज़्यादा हो सकता है आपको दिखा रहा हूँ। अभी अंदर भी चलेंगे, क्या क्या चीज़ें मौजूद है। और गर्मी तो बेहिसाब गर्मी है, पसीना पोंछते पोंछते मेरी हालत ख़राब हो गई है। तो अब मैं मकबरे के दूसरी जानिब जंगली महल का व्यू दिखा रहा हूँ और ये जंगली महल है। दोस्तों, ये दौर मुगलिया सल्तनत के ज़वाल यानी पस्ती का ज़माना था। मोहम्मद शाह मुगलिया सल्तनत के 13वें बादशाह थे। उनके हाथों में मुग़ल हुकूमत की बागडोर दिन पर दिन कमज़ोर पड़ती जा रही थी। उनके बाद के बादशाह भी कमज़ोर ही साबित हुए। मोहम्मद शाह के बाद के सालों में और अहमद शाह बहादुर के दौर में भी सफदरजंग ने मुगलिया सल्तनत के मुकम्मल निज़ाम पर काबू पाने की पूरी कोशिश की। तो ये जो तीसरा अपार्टमेंट है बादशाह पसंद के नाम से जाना जाता है।
पेड़ों के पीछे आपको दिख रहा है गेट, वहाँ से एंट्री होती है। तो अब जो मैं इस टाइम खड़ा हूँ, ये मकबरे का साउथ का पोर्शन है, साउथ साइड से मैं आपको दिखा रहा हूँ। सफदरजंग को मुगल दौर में अजमेर का गवर्नर बनाया गया और वे नरनौल के फौजदार भी बने। 1748 में अहमद शाह बहादुर के दिल्ली के तख्त पर बैठने के बाद सफदरजंग को वजीरुल ममालिक हिंदुस्तान यानी हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। हालांकि मुगल दरबार की सियासत ने आखिरकार उन्हें पीछे ढकेल दिया और 1753 में उन्हें वजीरुल ममालिक हिंदुस्तान के ओहदे से बर्खास्त कर दिया गया। बिल्कुल सामने आप सफदरजंग का मकबरा देख रहे हैं, तो अभी चल के देखते हैं। नवाब सफदरजंग 1753 में अवध लौट आए और फैज़ाबाद को अपना मिलिट्री हेडक्वार्टर और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल बनाया। दोस्तों, सिर्फ 46 साल की उम्र में ही फैज़ाबाद के पास सुल्तानपुर में उनका इंतकाल हो गया और उनकी मर्जी के मुताबिक उन्हें दिल्ली लाकर दफना दिया गया। दोस्तों, इस मकबरे को अवध के अगले नवाब और सफदरजंग के बेटे शुजाउद्दौला ने मुग़ल बादशाह की इजाज़त से 3 लाख की लागत से बनवाया था। इसमें काफ़ी तादाद में बिल्डिंग मटीरियल, संगमरमर और पत्थर अब्दुल रहीम खानखाना के मकबरे और दूसरी मुग़ल इमारतों से लाकर इस्तेमाल किए गए। दोस्तों, आपके सामने सफदरजंग की कब्र है और इनकी असली कब्र ज़मीनी सतह पर मौजूद है। दोस्तों, इस वक्त आप मकबरे की अंदरूनी छत और दीवारों में की गई खूबसूरत नक्काशी का नज़ारा कर रहे हैं। ये पूरब दिशा है और बिल्कुल सामने नवाब सफदरजंग की कब्र, बिल्कुल सामने। और इसके आप आगे बढ़ते जाएंगे तो बिल्कुल गेट के अपोजिट यानी कि पश्चिम साइड में यह है जंगली महल। ठीक, मैंने अभी आपको दिखाया था। और अब ये है दाहिने साइड का, यह है मोती महल। ये है मोती महल और ये मोती महल है। इसके वो मस्जिद दिख रही है। दोस्तों, इसके बाद अब मैं बादशाह पसंद का भी ऊपर से ही एक व्यू दिखाने की कोशिश करूंगा। बादशाह पसंद जिधर से हम एंटर हुए थे। दोस्तों, इस मकबरे के डिज़ाइन की बात की जाए तो इसे हुमायूं के मकबरे के पैटर्न पर बनाने की भरपूर कोशिश की गई। हालांकि उसमें यह पूरी तरह से खरा नहीं उतरता। देखने में यह मकबरा सिकंदरा में अकबर के मकबरे से भी थोड़ा मिलता है, मगर अकबर का मकबरा अपनी लंबाई, चौड़ाई और खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि सफदरजंग का ये मकबरा देखने लायक एक दिलचस्प तारीखी इमारत है। ये मकबरा मुगल दौर के दूसरे मकबरों की तरह ही 4 बाग बगीचे के बीच में मौजूद है और चारों तरफ से एक दीवार से घिरा हुआ है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इस मकबरे को काफ़ी अच्छी तरीके से मेंटेन किया गया है। आज के दौर में यह इमारत आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कंट्रोल और ज़ेरे निगरानी है, जिसका दफ्तर इसी मकबरे के पवेलियंस में मौजूद है। दोस्तों, मैंने आपको सफदरजंग के मकबरे का पूरा टूर कराया। नवाब साहब की ज़िंदगी से मुताल्लिक बहुत सारी ज़रूरी जानकारियां भी आपको दी। आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ ग्रेट डे।